सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू एसपी। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि तुम लोग बिल्कुल मस्त मजे में होगे और भाई धुर्राटे काटते होगे। तो आज हम लोग शुरू करने आ रहे हैं क्लास 10 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर सेकंड। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारे? इसका नाम है भैया फेडरलिज्म। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भैया फेडरलिज्म। पे चल जाता हूं। अच्छा ये रहा। क्या नाम है इसका भैया? इसका नाम है फेडरलिज्म। अब अगर हम लोग बात करें कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था दो कंट्रीज की कहानी, स्टोरी ऑफ टू नेशंस। कौन से वो दो नेशंस हैं? पहला है, बताओ यार, बेल्जियम। कौन सा है पहला? बेल्जियम। और दूसरा है श्रीलंका। क्या है भाई? दूसरा है श्रीलंका। हम लोगों ने पढ़ा था इनके एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। ब्रुसेल्स में क्या सिनेरियो चल रहा था, क्या ड्रामेबाजी चल रही थी, और श्रीलंका में क्या ड्रामेबाजी चल रही थी, ये हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। अच्छा, पिछले चैप्टर में ही हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? पावर शेयरिंग, यानी कि शक्तियों का विभाजन, शक्ति का बंटवारा। तो पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल। क्या पढ़ा था हमने? हॉरिजॉन्टल। अरे यार, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। फिर हमने पढ़ा था वर्टिकल। ये दो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हमने पढ़ी थी। अगर कोई और हुई तो तुम मुझे कमेंट करके बता दो कि भैया हमने एक और पढ़ा था या कोई और भी पढ़े थे। ठीक है, बेसिक जो हमने पढ़े थे वो हॉरिजॉन्टल पढ़े थे और वर्टिकल पढ़े थे। हॉरिजॉन्टल में कैसे पावर शेयर की जाती है और वर्टिकल में कैसे पावर शेयर की जाती है, ये हम लोगों ने देख लिया है अपने पिछले चैप्टर में। तो भैया जब हमने सब कुछ पिछले चैप्टर में देख लिया, तो इसमें क्या देखने वाले हैं? आओ इस चैप्टर का एक बार ओवरव्यू लेते हैं। क्या लेते हैं इस चैप्टर का? इस चैप्टर का लेते हैं हम ओवरव्यू। So in the previous chapter, we noted the vertical division of power among different levels of government is one of the major form of power sharing in modern democracies। यानी कि आज के टाइम की जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, उसमें जो मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो क्या है भैया? ज्यादातर जो पावर शेयरिंग होती है वो कैसे होती है? वर्टिकली होती है। कैसे होती है भैया? वो होती है वर्टिकली। कैसे होती है वो होती है वर्टिकली। याद रखना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो पावर शेयर की जाती है वो कैसे शेयर की जा रही है? वो शेयर की जा रही है वर्टिकली। तो हम लोग इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम लोग इस चैप्टर में पावर शेयरिंग के इसी फॉर्म के ऊपर डिस्कशन करने वाले, बातचीत करने वाले। इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। We begin by describing the federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practices of federalism in India. इसमें तो हम लोग ये पढ़ेंगे, बाकी जो चैप्टर्स हैं वो हमारे इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है, किस तरीके से उसकी थ्योरी को अपनाया जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फिर इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, जिसको हम लोग बोल देंगे लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। आते 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 फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो पावर शेयर जो हो रही है इंडिया के अंदर, या फिर वैसे बोले तो कैसे हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट, और देन लोकल। अभी तो हम लोग यही पढ़े ना, सेंट्रल पढ़ा है हमने और स्टेट पढ़ा है। अब हम लोग लोकल के बारे में भी जानेंगे। तो भाई शुरू करते हैं चैप्टर। तो भाई साहब चैप्टर की शुरुआत में ही बोल रहा है व्हाट इज फेडरलिज्म, कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या है भाई? फेडरलिज्म है क्या? सो लेट अस गेट बैक टू द contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to
reduce the power of the central government and to give this power to the regional governments। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि एक काम करो, फेडरलिज्म जाए भाड़ में, फेडरलिज्म हमने जानना ही नहीं है। ये कह रहा है तुम ना पिछले चैप्टर में उठ के आ जाओ, वापिस से ना बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पे उठ के आ जाओ, और क्या करना है, हमने ये देखना है, आपको ये याद करो कि क्या मेजर की चेंजेस लाए गए थे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने 1970 से 1993 था, आई थिंक 1993 के बीच में 3 से 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया था उसने। क्या चल रहा है ये? अच्छा ठीक है, उसने कितनी बार चेंजेस किए थे? उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 से 4 बार चेंजेस किए हैं। तो यही चीज कह रहा है कि भैया उसने क्या करा, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस कर दिया और रीजनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को पावर दे दी उसने। फिर क्या कह रहा है, रीजनल गवर्नमेंट एक्सिस्ट इन बेल्जियम इवन अर्लियर। इवन अर्लियर कहां गया भैया ये? इवन अर्लियर they had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central governments. The changes that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. Thus the Belgium क्या बोल रहे हैं कि बेल्जियम की अगर तुम बात कर लोगे तो बेल्जियम के अंदर क्या था भैया, उसमें यह था कि वहां पर लोकल गवर्नमेंट जो थी वो पहले से एग्जिस्ट तो कर रही थी लेकिन उनके पास पावर नहीं थी। बट 1993 में जो चेंजेस लाए गए उसके बाद क्या करा, उसके बाद बहुत सारी जो पावर थी वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के केंद्र सरकार से छीन करके लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई। और इससे क्या हो गया, इससे यह हो गया कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट थी ना वो स्ट्रांग हो गई, वो पावरफुल हो गई। अब उसके पास शक्ति है, वो कोई भी काम कर सकती है, कुछ भी कर सकती है वो, ठीक है। सो नेक्स्ट कहता है दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा बेल्जियम था ना वो यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया, लेकिन श्रीलंका continues to be for all practical purpose a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders went Sri Lanka to become a federal system. अब श्रीलंका की बात करोगे अगर तो श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में ये हुआ था कि वहां के लोगों ने, वहां की सरकार ने कोई भी चेंजेस नहीं किए, वहां की सरकार ने कोई भी बदलाव नहीं किए, वहां की सरकार ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ, सिविल वॉर का सिनेरियो क्रिएट हो गया। वहां पर क्या हो गया, वहां पर हो गया सिविल वॉर। और भैया उसके बाद क्या हुआ, जो तमिल लीडर्स थे ना वो वहां पर पहुंच गए फेडरल सिस्टम को लाने के लिए श्रीलंका के अंदर। फिर कहता है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी and various constituent units of the country. Usually a federation has 2 levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The other are government at the level of provinces or states that look after much of the case. क्या बोल रही है, समझ में आया? कुछ नहीं आया ना, मेरे भी नहीं समझ में आया, ठीक है, समझना ही नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म क्या बोल रहा है, फिर से देखो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम। फेडरलिज्म क्या है, एक सिस्टम है। क्या है भैया, फेडरलिज्म एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है उसकी जो पावर है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग अथॉरिटीज में, जैसे सेंट्रल अथॉरिटीज और अलग अलग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटीज हो गई ना, उनमें हम लोग डिवाइड करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, ये हमसे कहना चाह रहा है कि हम लोग फेडरलिज्म में क्या होता है भाई, इसमें होता है डिवीजन ऑफ, हट जाना,
डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है इसमें? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर किनके बीच? डिवीजन ऑफ पावर कहां हो रही है भाई? डिवीजन ऑफ पावर होती है बिटवीन डिफरेंट ऑथोरिटीज। बिटवीन डिफरेंट अथॉरिटीज। अब वो डिफरेंट अथॉरिटीज जो है हमारी, वो कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हो सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हो सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, वो हो सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और वो हो सकती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। कुछ नया है? कुछ भी नया बताओ। ये तो वही है ना जो हम पढ़ के गए थे अभी। कुछ याद आया? मैंने क्या बोला था? सेंट्रल, स्टेट और लोकल। वही चीज कह दी ना इसने तुम्हें चैप्टर में, इसलिए कहता हूं पढ़ाई मतलब आर्यन भैया। ठीक है, जो तुम्हें बता दूंगा वही तुम्हारी बुक में लिखा रहेगा। ये मत सोचना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, अब तो एनसीईआरटी से ही कर रहे हो तुम। सो नाउ द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। अब देखो यार, द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल, ये वही कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या फिर प्रोविंस गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे कि तुम्हारी हो गई लोकल गवर्नमेंट। सो ऑफ द गेट टू डे administrating of their state, both these levels of governments enjoy their power independent of the others। ये कह रहा है भैया कि ये जो सारी गवर्नमेंट होती है ना, वो अपनी पावर को आजादी से सेलिब्रेट कर रही होती हैं। सब आजाद हैं, सबके पास अपनी खुद की पावर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी एक को पावर दे दी गई तो उसको जो मन में आएगा करेगा। नहीं, क्या है भाई, कोई एक बंदा उठ के आएगा, कोई एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो उन सबको अपने वश में करके रखेगी। ठीक है, ये तुम्हें दिया गया है यहां पर मैप। एक बार इस मैप को देख लेना क्या कह रहा है। ओके, देन in this sense federations are contrasted with unitary governments। under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government। the central government can pass on orders to the provincials or the local government, but in a federal system the central government cannot order the state government to do something। state government has power of its own for which it is not answerable to the central government। both these governments are separately answerable to the peoples। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ना कि कई बार जो हमारी फेडरेशन होती है उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है यूनिटरी गवर्नमेंट को लेकर के, कि भैया देखो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है ना बहुत अच्छी है। क्यों है अच्छी? क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है भैया, उनके पास है ना पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए ऑर्डर, आदेश दे सकती है। लेकिन फेडरलिज्म में वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल भी नहीं होगी। ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आंसर देगी, जवाबदेही होगी उनके लिए, ना स्टेट सेंटर के लिए आंसरेबल होगी। दोनों जो होंगे आंसरेबल होंगे किसके लिए? दोनों आंसरेबल होते हैं जनता के लिए, पीपल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। किसी भी कंट्री को हम फेडरल कंट्री कब मान सकते हैं? तो आइए फेडरलिज्म के कुछ मेन की फीचर्स जो हैं उसको देख लो भाई। क्या भैया? देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी किसी भी देश के अंदर, तो हम लोग क्या बोल दें? फेडरलिज्म या फेडरल कंट्री बोल देंगे। चलो पहला तो हो गया। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शंस इन स्पेसिफिक मैटर्स और लेजिस्लेशंस, टैक्सेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो डिफरेंट टायर होगी ना, अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट होगी, सरकार जो होगी ना, वो सेम सिटीजन्स को ही रूल कर रही होगी, सेम सिटीजन्स को ही गवर्न कर रही होगी, लेकिन उनके जो जुरिस्डिक्शंस होंगे
वो अलग अलग होंगे स्पेसिफिक मैटर के लिए, जैसे कि लेजिस्लेशन के लिए, टैक्सेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनके पास अलग से पावर रहेगी। फिर क्या कहता है, फिर कह रहा है द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। क्या बोल रही है, jurisdiction of the respective level or tier of government, यानी कि जो आपकी चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, चाहे लोकल है, चाहे वो सेंट्रल है, तो उनकी जो jurisdiction है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है भैया, द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, उनकी jurisdiction के लिए क्या बोल रहा है, स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी क्या जुरिस्डिक्शन है, उनकी कितनी सीमा है, वो कहां तक काम कर सकते हैं, सीमा हैदर वाली सीमा नहीं, कितनी उनकी मतलब बोल दे कि कितने एरिया में वो काम कर सकते हैं, कितने उनके पास पावर है, ये सब कुछ कहां लिखा है, ये सब कुछ लिखा भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्टिन्यूसली, किसके पास, ये गारंटी कौन देता है भैया कि ये जो गवर्नमेंट है हमारी, वो कोई गलत काम नहीं करेगी, कुछ उल्टा नहीं कर सकती है, इसके गारंटी देता हमें कॉन्स्टिट्यूशन। कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसी भी देश का। फोर्थ कहता भाई द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरल चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर किसी भी एक लेवल की सरकार अपने मन से कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं कर सकती है, उसके लिए सभी गवर्नमेंट को आपस में बातचीत करनी पड़ेगी और उसके बाद सबकी राय लेनी पड़ेगी और सबकी हां होनी चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट इज कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर of disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers। अगर किसी भी लेवल की सरकार के बीच में कोई भी भसड़ मच गई, कोई भी झगड़ा हो गया, कोई भी मैटर हो गया, लड़ाई हो गई, कोई भी बातचीत हो गई, तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी, उसको सॉल्व करने की जो पावर है किसके पास है, उसको सॉल्व करने की पावर है कोर्ट के पास, हमारे जज साहब के पास, हमारे वकील साहब के पास, ठीक है। देन सिक्स्थ क्या कह रहा है हमसे, सिक्स्थ कहता है हमसे कि भाई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए उनको रेवेन्यू कहां से मिलेगा, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, वो भी स्पेसिफाई किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है यहां से पैसा कमाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां से पैसा कमाएगी, यहां से टैक्स लेगी, लोकल गवर्नमेंट को यहां से पैसा मिलेगा। ये सब कुछ हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है भाई, कि ये नहीं कि अब स्टेट गवर्नमेंट ने खूब सारा टैक्स वसूला और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उठ के आई करी सारा का सारा पैसा मेरे को दे दो, क्यों, क्योंकि मैं तुमसे ऊपर हूं, दे दो, तो दे सकती है भाई, अगर मन होगा तो देगी, नहीं मन होगा तो नहीं देगी, ठीक है। देन द सेवंथ पॉइंट इज, और लास्ट पॉइंट है ये, द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its parts of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि फेडरलिज्म में एक चीज और होती है कि भाई हमारे देश के अंदर यूनिटी बनी रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए, हमारे देश के अंदर बनी रहनी चाहिए एकता, क्या, यूनिटी। और वहीं पर दूसरे हाथ पे क्या बोल रहा है, दूसरी तरफ कहता है कि हमारे यहां डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में और फेडरल कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सुना सुना नहीं लग रहा, ये सुना ही तो है, हमारे देश की तो बात कर रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की।
देन अगर आगे बात करें, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of rules through which the federation has been formed. The first rule involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia. In this first category of federations, all the constituent states usually have equal power and a strong vice versa the federal government. क्या बोल रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि एक टाइप की जो सरकार बनती है, एक टाइप की जो फेडरेशन बनती है, वो कैसे बनती है कि बड़े बड़े लोग, ठीक है, स्टेट्स कमिंग टुगेदर, जो बड़े बड़े देश होते हैं वो एक साथ आते हैं, मिलते हैं, स्टेट्स जो होते हैं वो आपस में मिले और उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी यूनिट बनाई और सवर्जिनिटी से उसको पोल किया, उसको इलेक्ट किया और बना दिया, और इसको क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पर लोग एक साथ आ करके और फेडरेशन बना रहे तो उसको हम लोग बोल देंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जबकि दूसरा रास्ता जो होता है बड़ा ही आसान रास्ता है, वो उसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। द सेकंड रूल इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इसमें क्या था कि बहुत सारे देश आकर के मिल गए, बहुत सारे स्टेट्स आकर के शहर जो हुए, बहुत सारे स्टेट्स जो आकर के मिले। लेकिन सेकंड वाले में क्या है कि भैया कोई भी कंट्री डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखती है कि वो अपनी पावर जो है अपने स्टेट को और अपने नेशनल गवर्नमेंट को डिवाइड करेगी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, स्पेन के अंदर है और बेल्जियम के अंदर है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। तो अगर कोई भी तुमसे कभी भी पूछे कि अगर बहुत सारे स्टेट्स आकर के एक फेडरेशन बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें सबके पास, हर एक स्टेट के पास बराबर की पावर है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन अगर दूसरी तरफ बोले कि भाई अगर कोई देश ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर को डिवाइड करेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो हम लोग क्या बोल देंगे, उसमें हम लोग उसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि ये एग्जाम्पल है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। ओके, क्लियर है। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू मोर पावरफुल, वाइस वर्सा द स्टेट गवर्नमेंट वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। क्या बोला भाई कि सेकंड वाले में जो होता है ना, जो केंद्र सरकार होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, देन क्या है भाई, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है कि भारत को, हमारे इंडिया को क्या चीज ऐसी है हमारे देश में जो उसको एक फेडरल कंट्री बनाती है। क्या बोलते हैं, फेडरल कंट्री बनाती है। So we have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems or managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the power sharing arrangements in per country? हमने देखा कि छोटे छोटे जो देश थे हमारे, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका जैसे, उसमें इतनी कम पॉपुलेशन थी, इतने कम लोग थे, इतना कम जगह था, इतनी छोटी सी कंट्री थी, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो इंडिया जैसे एक बड़े देश में, एक बड़े स्टेट में, एक बड़ी कंट्री में, जहां इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहां पर किस तरीके से जो पावर है वो शेयर की गई है, डिवाइड की गई है। तो चलो भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशन से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states become a part of the country. The constitution declared India as a union of states. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हमारा देश जो था वो एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन में आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो, और
उसमें हमें क्या देखने को मिला? उसमें हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पर हमने देखा कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो हमारे साथ आकर के मिल गए कि हमें भी इंडिया के अंदर ही रहना है। और इसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ। क्या घोषित किया? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. इंडियन यूनियन जो है वो एक फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरेशन वर्ड भी तो यूज हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसका जवाब तुम मेरे को कमेंट में लिख करके बताओगे कि फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ है, यूनियन वर्ड क्यों यूज हुआ है। सो द यूनियन, इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इंडियन यूनियन जो है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और एक बात और भाई कि फेडरलिज्म, कन्फेडरेशन और यूनियन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, या ये क्या ये तीनों अलग अलग है या क्या तीनों सेम है, इसके बारे में तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक वीडियो बना करके पोस्ट करी हुई है। आज तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी, तो जा करके उसको चेक कर लेना और वहां से पढ़ लेना उसको, ठीक है। देन क्या बोल रहा है ये? लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। वी कैन सी दैट ऑल स्टेट्स फीचर्स apply to the provinces of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier of system government. The Union government, or what we call the central government, representing the Union of India, and the state government, later a third tier of government added. चलो ठीक है यार, अब क्या बोल रहा है कि भाई एक काम करो, तुम ना वापिस से फेडरलिज्म को 7 पॉइंट पे जाओ। नहीं जा रहे हो, दिमाग खराब है वो, और कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि शुरुआत में ना हमारे देश में सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल और स्टेट। फिर एक तीसरे लेवल की आ गई जिसको हमने बोल दिया लोकल। उसमें क्या बन गए हमारे? उसमें बने हमारे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। एज इन एनी फेडरेशन, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. Thus, it contains 3 lists. अब क्या हुआ? अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने 3 लिस्ट निकाली है ताकि इनकी पावर्स को, इनकी जुरिस्डिक्शंस पता हो तीनों लेवल की गवर्नमेंट को। तो पहली जो लिस्ट है वो है हमारी यूनियन लिस्ट। पहली लिस्ट हमारी कौन सी है? पहली लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, communications and currencies. They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. अब भाई देखो तुम्हारी यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? तुम्हारी यूनियन लिस्ट में आ गया फॉरेन अफेयर, और फिर क्या आ गया? डिफेंस, और क्या आ गया? बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, करेंसी। ये सारी चीजें तुम्हारी किस में आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं तुम्हारी यूनियन लिस्ट में। किस में आती हैं? यूनियन लिस्ट में। अब यूनियन लिस्ट की खासियत क्या है कि यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं जो मेंशन्ड हैं, उस पे लॉ बनाने का काम, उस पे काम करने का काम, जो जिम्मेदारी होगी वो कौन है, कौन उठाएगी? वो उठाएगी तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे देश के लिए काम कर रही है। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे यूनियन लिस्ट में ही क्यों हैं? उसको स्टेट लिस्ट में कर देना चाहिए था। वो इसलिए है मेरी जान, क्योंकि ये चीजें हर एक स्टेट के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कंपल्सरी है, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बंदे के लिए नीडेबल है, हर एक के लिए जरूरतमंद है। ओके, देन बात आती है स्टेट लिस्ट की। अब राज्य सूची भी तो बनी है। राज्य सूची में क्या है? कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस,
ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। क्या है भैया? पुलिस, क्या है? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स। तीन चीज याद हो गई। क्या क्या याद होगी? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स। अब क्या रह गया? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये जो लिस्ट है, ये जो सब्जेक्ट हैं, वो किस लिस्ट में आते हैं? ये सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे आते हैं स्टेट लिस्ट में। इस पे काम करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है भाई? ये जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की। सो इस पे अकेले स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, लॉज बनाएगी। किस पे? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। स्टेट स्टेट लिस्ट का है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी। अच्छा, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग और क्या था? डिफेंस। तीन ही आई थिंक, डिफेंस, अच्छा करेंसी, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, हाँ ठीक है, चार। इस पे काम करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर एक और नई लिस्ट बनी है, उसको हम लोग कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या है? इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ये कह रहा भैया कि इसमें ना वो सारे सब्जेक्ट हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट में आते हैं, जिसपे काम जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही करती है, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि ट्रेड यूनियन, जैसे कि मैरिज लॉज, जैसे कि एडॉप्शन और सक्सेशन। इस सब पे काम करने की जिम्मेदारी जो है वो दोनों गवर्नमेंट की है, दोनों ही गवर्नमेंट इस पे काम करती है। ठीक है? बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। इफ their laws conflicts with each other, the law made by union government will prevail। यानी कि ये जितनी भी चीजें दी गई हैं तुम्हें, चाहे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्टेशन हो गया या फिर एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इस पे काम करने की जिम्मेदारी जो है ये किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे लॉज बना सकती है। लेकिन अगर किसी बात को लेकर के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मैटर हो जाता है, बहस हो जाती है, तो उसमें किसकी बात सुनी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि बाप तो बाप रहेगा, है ना। सो what about subjects that do not fall in any of the list? अब क्या होगा उन सब्जेक्ट्स का जो कि तीनों ही लिस्ट में नहीं है भाई? और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो देखो दोस्त, उन सब्जेक्ट्स का जो सब्जेक्ट्स संविधान बनने के बाद आए हैं या इन तीनों लिस्ट में नहीं है, उस पर काम करने की जिम्मेदारी जो है वो जो लॉज मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसकी है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की। उस पर काम कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। देख रहे हो, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, कितने बुद्धिमान होंगे, कितने तेज तरार लोग होंगे, कितने पढ़े लिखे लोग होंगे। उनको पता था कि आगे आने वाले समय में ऐसी चीजें होने वाली हैं, ऐसी चेंजेस आने वाले हैं और इस पे बहस होगी कि कौन इस पे लॉ बनाएगा। उसके लिए उन्होंने पहले बता दिया कौन बनाएगा, उस पे बनाएगा यूनियन गवर्नमेंट। कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। We note above the most federations that are formed by holding together do not given equal power to its constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. Some states enjoy special status. States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram enjoy special power under certain provisions of the Constitution of India, Article 371. Due to their peculiar social and historical circumstances, these special powers are specially enjoyed in relation of the protection of land rights of indigenous peoples, their culture and also ठीक है। हम्म
employment in government services. Indians who are not permanent residents of the state cannot buy land or house. Similar special provisions exist for some other states of India as well. क्या बोल रहा है? हमने देखा कि होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में जो फेडरलिज्म जहाँ फॉलो किया जाता है, वहाँ की जो सरकार है ना, वहाँ पे जो पावर है ना, हर स्टेट को इक्वली डिवाइड नहीं की गई है, सबको बराबर का अधिकार नहीं दिया गया है, सबको बराबर की पावर नहीं मिली है। उसमें क्या देखने को मिलता है हमें? उसमें हमें देखने को मिलता है कि भैया कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे, कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे जिसमें क्या है, उसमें पावर जो है किसी को ज्यादा दे दी गई है और किसी को कम दी गई है। जैसे कुछ स्टेट्स के नाम तुम्हें दिए गए हैं, इन स्टेट्स में आर्टिकल 371 के तहत इनको स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है, इनके हिस्टोरिकल रीजंस को देखते हुए, और इनको एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा दी जा रही है, गवर्नमेंट सर्विसेज में इनको रिजर्वेशंस भी दिए जाते हैं, इनको सबसे पहले प्रेफर किया जाता है ये, और इनके जमीनों को बचाने के लिए भी लॉज लाए गए हैं आर्टिकल 371 के तहत। और क्या बोला गया है कि दूसरे स्टेट के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अच्छा, ऐसा एक और जगह पर हुआ था, कहाँ हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में। क्या था? आर्टिकल 370 370A, उसमें क्या था कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीनें नहीं खरीद सकते हो, जमीन नहीं खरीद सकते हो, वहां जाके रह नहीं सकते हो, अपना घर नहीं बना सकते हो। लेकिन 2019 में मोटा भाई ने क्या करा? मोटा भाई ने हटाई दिया, बोला भाई चलो साइड हो, परे को हो जाओ, अब 370 दफा हो जाओ। अब कश्मीर में कोई भी बंदा जा सकता है, अपनी जमीन खरीद सकता है और वहां पर अपना घर बना सकता है। ये करने का काम किसने किया था? हमारी गवर्नमेंट ने किया था। कब किया था? 2019 या अप्रोक्स 2019 के आसपास ही किया था, जहां तक मुझे याद है 2019 में किया था। एक बार डेट वापिस से चेक कर लेंगे, ठीक है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent states, but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. Yani, these territories do not have the power of a state. The central government has special powers in running these areas. ये कुछ एरियाज हैं जो कि उस टाइम पर दूसरी कंट्री में जाकर के, यानी कि दूसरी कंट्री क्या, पाकिस्तान में जाकर के इमर्ज नहीं हुई थी, मर्ज नहीं हुई थी, नहीं मिली थी उनमें, या फिर आजाद भी नहीं रही। उन्होंने बोला हमें इंडिया के साथ आना है, हम भारत के दोस्त बनेंगे, भारत के साथ रहेंगे। तो अच्छा, वो एरियाज भी कम है, तो उनको, उनके लिए क्या किया गया? उनको बना दिया गया क्या? उनको बनाया गया यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली भी। इनफैक्ट जबकि दिल्ली तो कैपिटल है, उसके बावजूद तो केजरीवाल जी पहले तो बहुत रोना मचा रखे थे कि हमें तो केंद्र सरकार पावर ही नहीं दे रही है, हमारे पास शक्तियां ही नहीं। अबे तुमको शक्ति क्यों दी जाए? ये है तुम्हारी कैपिटल। अब कल को मान लो कि किसी दूसरी देश का मान लेते कि अमेरिका से उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे ट्रंप जी आ रहे हैं, मोदी जी ने उनके हाथ पर जोड़ के उनको बुलाया है कि ट्रंप जी आप ना हमारे यहाँ आइए। अब वो दिल्ली में आए, उनकी मीटिंग रखवाई, और केजरीवाल जी को अगर पूरी पावर दे दी गई, अगर केजरीवाल जी को पूरी पावर दे दी गई और उन्होंने ऐसा कर दिया होता कि अच्छा आज ट्रंप आ रहा है ना, आज सारे पुलिस वाले छुट्टी पे जाओ, तो उनकी सेफ्टी का जो जिम्मा है, उनकी सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कौन लेगा? तो ट्रंप को तो ऐसे कोई दो रैप का मार के चला जाएगा। खैर, ये मैं मजाक में बोल रहा हूं भाई, तुम सीरियस मत ले लेना। तो भाई इसीलिए जो ये यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इनकी जो पावर होती है, इनको जो कंट्रोल करने की पावर होती है, वो किसके पास होती है? पावर होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, this sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make change to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangements. Any change to its first passed by both house of parliament. क्या बोल रहा है भाई? फालतू की बातें करता रहता है। क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई है ना, जो भी बातें लिखी गई हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते हैं
वो कोई भी पार्लियामेंट अकेले अपने आप नहीं कर सकता है। उसमें क्या होता है, दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, चाहे वो अपर हाउस हो गया चाहे वो लोअर हाउस हो गया, वहां से वो चीजें पास्ड होनी चाहिए। यानी लोकसभा, कहां से, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा से पास होनी चाहिए पार्लियामेंट में विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ यहां से पास होनी चाहिए। कैसे पास होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए। कोई भी चेंज अगर लाना है, देन इट हैज टू बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद होगा क्या कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनके जो विधायक हो गए, उनके जो नेता हो गए, उनके जो लेजिस्लेचर्स हो गए, एटलीस्ट आधों को उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये चेंजेस सही हैं या फिर नहीं है। इसलिए हमारे संविधान में बहुत जल्दी चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस and procedures in case of any dispute about the division of power. The High Court and the Supreme Court make a decision. The union and the state government have the power to raise resources. ठीक है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई देखो, कभी भी ना अगर डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन दोनों के बीच में कभी भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जुडिशरी जो होती है वो बीच में आती है और बीच बचाव करती है, और फिर वो बताती है कि तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी ये औकात है, यानी कि तुम्हारी पावर ये हो, तुम्हारी पावर ये है। और कितना रह रहा भाई, अभी तो बहुत है। फिर क्या बोल रहा है कि फेडरलिज्म जो है वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। क्या बोल रहा है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism respects for the diversity and desire. फालतू में बकवास कर रहा बस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है भाई, लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं, यानी कि जो स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हैं, भाषा के आधार पे बनाए गए हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। यानी हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे देश के अंदर या नहीं है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो टेस्ट किया गया था वो क्या था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and the 2019, you will be surprised by the extent of the changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. अगर तुम इंडिया का पुराना मैप देख लो और इंडिया का अभी का मैप देख लो तो तुम्हें बहुत सारा चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे, बहुत ज्यादा बदलाव मिलेंगे। जैसे इंडिया का अगर तुम पुराना मैप देखोगे तो उसमें जो स्टेट्स की संख्या थी, नंबर ऑफ स्टेट्स थे वो कम थे, लेकिन अभी का अगर देख लोगे तो नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा है। कई स्टेट्स के जो नाम है वो चेंज कर दिए गए हैं, स्टेट्स के नाम भी बदल दिए गए हैं, और देखोगे तो पुराने बहुत सारे स्टेट्स जो है वो खत्म हो गए हैं और नए नए स्टेट्स जो है वो बनते जा रहे हैं। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new state. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on cultural, ethnicity or geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. यानी कि बोला गया कि भैया 2000 कह रहा हूँ 1947 में क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद फिर क्या किया गया कि हमारे देश के राज्यों में बंटवारा किया गया भाषा के आधार पर और किसके आधार पर, उसके बाद उसकी ज्योग्राफी के आधार पर, उसके
कल्चर के आधार पर, ठीक है, और एथनिसिटी के आधार पर वहां पर क्या किया गया, वहां पर किया गया डिवीजन। और इसमें एग्जाम्पल आ गया नागालैंड का, उत्तराखंड का और झारखंड का। झारखंड कब बना था, 2000 में या 2001 में, जल्दी से बताओ, 2000 में या 2001 में झारखंड? झारखंड कब बना था, 2000 में या 2001 में या अदर या किसी और साल में? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, झारखंड किससे अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। पंजाब, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, जल्दी से बताओ, ठीक है, तब तक हम आगे देखते हैं। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the, क्या बोल रही है, ये बोल रहा है कि भाई जब भाषा के आधार पर ना राज्य बनाने की बात की गई तो बहुत सारे जो नेता थे, बहुत सारे जो लीडर्स थे, वो डर गए। क्यों डर गए? उनको लगा कि भैया अब तो हमारे देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि हमारा देश जो है वो बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट linguistic skills for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic skills has actually made the country more united. It has also made administration easier. यानी कि उस टाइम पर केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने बोल दिया कि भैया हम ना भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। अच्छा, पता है जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था ना, तो उस टाइम पे भाषणबाजी में इन्होंने बोल दिया था कि हम लोग इंडिया को जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बनाएंगे। तो जब आजाद हो गए तो लोगों ने मांग शुरू करी, क्या इधर इधर तुम लोगों ने बोला था ना कि भाषा के आधार पे बनाओगे देश, राज्य, चलो बनाओ, अब हमें चाहिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश बोलने लग गया, अरुणाचल प्रदेश बोलने लग गया, झारखंड बोलने लग गया। कह रहा भैया हमें ना कल्चर के बेसिस पे चाहिए, हमें एथनिसिटी के बेसिस पे चाहिए, तुम बनाओ, अब बना के दिखाओ। अच्छा, वो बदल गए, केंद्र सरकार वाले कहते हैं हम नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद विवाद हो गया, लेकिन फिर इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया और आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर लैंग्वेज के बेसिस पे काफी राज्य हैं बने हुए, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है भाई? लैंग्वेज पॉलिसी, अ सेकंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। और कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनीवन ऑफ द लैंग्वेज। चलो, ये पढ़ाने से पहले ना मैं तुमसे एक सवाल कहता हूं, हमारे इंडिया की ऑफिशियल या फिर हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हमारे इंडिया की, क्वेश्चन सुन लेना फिर से, हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है या क्या है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर पंजाबी? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर पंजाबी। और जिसका भी करेक्ट आंसर रहा ना, मैं उसे भाई उसकी जो उसका कमेंट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम लोग अपने ही कोचिंग की अकाउंट पे और उसका हम पोस्ट करने वाले हैं, तुम्हें देंगे हम शॉर्ट आउट अगर तुम लोगों ने सही आंसर किया। और मैं 110% गारंटी से कह सकता हूं तुम इसका सही आंसर नहीं दे सकते मुझे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन दे दिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी। चलो एक और देता हूं, फिफ्थ ऑप्शन, NOT, नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ। ओके देन, तो इस वाले टॉपिक को करते हैं स्किप। इसको तो तुम लोगों को वैसे ही बता दूंगा और तुम लोग जब उस पर रिसर्च करोगे ना तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसको कर देंगे हम, छुपा देते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन रहेंगे, उसकी भी बातचीत की गई है। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन
is one more way in which federalism has been strengthened and practiced. How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. For a long time, the same party ruled both at the central and in most of the states. This means that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. As क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना भाई कि जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो काफी टाइम तक एक ही पार्टी थी जो कि रूल कर रही थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, मतलब काफी सारे स्टेट्स में। तो इससे ये देखा जा रहा था कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ऑटोनोमस नहीं है, क्योंकि सेम गवर्नमेंट है तो क्या ही कर लेंगे वो लोग, ठीक है। रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंट्रल टायर्ड ऑफ अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties, undermine the spirit of federalism. क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि उस टाइम पर क्या होता था कि हमारी जो सरकारें होती थी वो कई बार अपने इस पावर का मिसयूज करती थी। जो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग राज्य सरकार बनती थी ना, उसकी सरकार को गिराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, अपनी पावर का मिसयूज भी क्या करती थी। ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। दिस पीरियड saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition governments. 1990s तक आते आते ये चीजें जो थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये इस समय देखा गया कि बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो रही थी हमारी कंट्री के अंदर, और इसको हम लोग कोलिजन गवर्नमेंट का एरा भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट का एरा। एट द सेंटर, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अ अलायंस विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज फॉर्म। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि भैया सेंटर में ना उस टाइम पे बहुत सारी कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी। क्यों? क्योंकि कोई भी एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो मेजोरिटी नहीं ला पा रही थी कंट्री के अंदर, सेंटर के अंदर, और अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी। कहां पर नहीं बना पा रही थी? केंद्र सरकार में, केंद्र में अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी। उसके लिए उनको जरूरत पड़ती थी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट्स की, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य सरकारों की। फिर क्या बोल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, हमारे देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। वी नोटेड above that federal governments have two or more tiers of governments. We have so far discussed the two tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these two tiers. States in India are as large as independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Okay, Maharashtra is about as big as Germany. Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state governments. This is the rationale for decentralization of power. This thus resulted a third tier of government called local government. क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि हमने देखा कि भाई हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है ना बहुत बड़ी है। इसकी पॉपुलेशन की अगर बात कर लेना तो उत्तर प्रदेश की अकेली जो जनसंख्या है, जो अकेली पॉपुलेशन है वो रशिया के बराबर है, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है वो महाराष्ट्र की जो है वो जर्मनी से भी ज्यादा बड़ी है, यानी जर्मनी से भी ज्यादा है, ठीक है। कहां पर? इंडिया की। तो इतने बड़ी कंट्री को रूल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसके लिए एक और सरकार बनाई गई, उसका नाम क्या दिया गया? लोकल गवर्नमेंट। क्या नाम दिया गया? लोकल गवर्नमेंट। When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. यानी कि जब हमारे देश में या फिर जब
पावर जो होती है वो स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट से छीन करके एक नई गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहां से बन गया तुम्हारा ये नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाने बैठोगे तो भाई यही तो लिखना है तुम्हें। द बेसिक आइडिया behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local levels. People have better knowledge for problems in their localities. क्या बोल रहे हो कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक और जो मेन इशू है, मेन रीजन जो है वो क्या है कि लोगों को अपने लोकेलिटीज में, अपने लोकल एरियाज में क्या प्रॉब्लम्स है वो लोग ज्यादा जानते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की नीड पड़ गई। अब जिला क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, एमएलए क्या है, एमपीज क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार और फिर करते हैं इस चैप्टर को खत्म। ये चैप्टर बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे आ गया भाई। Power to the level of villages and towns, panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states, but these were directly under the control of state governments. Elections to these local governments were not held regularly. Local governments did not have any power or resources for their own. Thus, there was very little decentralization in effective terms. क्या बोल रहा है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है ना, उसके पास कोई ऐसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी नहीं है, ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं है इनके पास पर्टिकुलर, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये काफी अनइफेक्टिव है। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. अब 1992 यानी कि 1992 में एक अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, एक चेंज आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपकी जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी थी यानी कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या था, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स। यानी शुरुआत में तो नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ये जरूरी हो गया कि रेगुलर इलेक्शंस करवाए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट्स के। सीट्स आर reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, tribes and other background. यानी कि SC, ST, OBCs के लिए यहाँ पर सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी गई लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी। फिर क्या करें, एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स किसके लिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट जो होगी वो किसके लिए दे दी गई, वो दे दी गई हमारी विमेंस के लिए। फोर्थ क्या बोल रहा है भाई, फोर्थ बोल रहा है एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द स्टेट इलेक्शंस कमीशंस हैज बीन क्रिएटेड टू इन सच इन स्टेट्स टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शंस। यानी कि हर राज्य के एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। फिर क्या भाई, फिर कहता है कि भैया द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। यानी कि आप स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर, अपने शेयर, अपनी इनकम जो है वो लोकल गवर्नमेंट को भी देगी। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब वो राज्य चेंज होता रहेगा कि कैसे वो लोग अपना पैसा वैसा शेयर कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायत राज। जो लोकल गवर्नमेंट होती है गांव के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज, और शहरों के अंदर जो होती है उसको हम लोग बोल देते हैं म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। और वहां का जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, दिस इज अ काउंसिल कॉन्स्टिट्यूइंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच। वहां के वार्ड मेंबर्स को हम लोग पंच बोलते हैं और उसके प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरपंच। यानी जो सबके ऊपर वो पंच है उसी को हम लोग बोलते हैं सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन वार्ड और विलेज। ये लोग कैसे इलेक्ट किए जाते हैं भाई, जो वहाँ के लोग रहते हैं 18 साल से ज्यादा उम्र जिनकी भी है वो लोग इनको इलेक्ट करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं वो चीज तुम्हें मालूम है, क्लास 6 में 7 में पढ़ चुके हो तुम, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं। फिर द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ फ्यू ग्राम पंचायत पर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। यानी कि बहुत सारे जो आपके
पंचायत हैं, ग्राम पंचायत जो हैं वो एक साथ जुड़ेंगे और वो लोग क्या बनाएंगे, पंचायत समिति या फिर मंडल या फिर ब्लॉक। ठीक है, कौन बनाते हैं, बहुत सारे ग्राम पंचायत आपस में मिल करके बनाएंगे। सो द मेंबर्स ऑफ दिस representative body are elected by all the panchayat members in that area. All the panchayat samitis or mandals in district together constitute the Jilla District Parishad. Most members of the Jilla Parishad are elected members of the Lok Sabha and MLAs of the districts, and some other officials of other district level bodies are also its members. जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। उसका जो चेयरपर्सन होता है उसका पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। ये लोग जो है वो अपना जिला परिषद बनाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, मेयर वगैरह हो गए, इसमें यही सब तुम्हारी चीजें, और कुछ खास है नहीं। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो आपके अर्बन एरियाज में होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, ये भी इलेक्शन के दौरान आती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसको हैंडल करती है। ठीक है, बिग सिटीज में होता है आपके बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है उसका पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का। किसका, म्यूनसिपैलिटी का। इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। उसके जो ऑफिसर होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेयर। ठीक है, एंड चलो भाई एक चीज और देख लेते हैं, बस फिर चैप्टर हो जाएगा खत्म। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities, etc., all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties while elections are held regularly and क्या बोल रहा भाई, ये बोल रहा है कि भैया ये जो लोकल गवर्नमेंट बनाने का जो डिसीजन था, जो फैसला था, जो एक्सपेरिमेंट था, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी के अंदर। और ओवर 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के अंदर, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर, जो कि कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा हैं। और ये तो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है। अच्छा, इससे क्या होता है वो हमें मालूम ही है कि अब हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से चल रही है, हमारी जो सरकार है वो अच्छे से काम कर पा रही है, स्मूथली काम कर पा रही है। ठीक है, आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट। और भाई साहब आई थिंक कि हो गया है तुम्हारा चैप्टर इसी के साथ खत्म। इसी चीज के साथ ये तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। एक बार देख लेते कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई, कहीं कोई पेज छूट तो नहीं गया हमसे, कहीं कुछ ऐसा जो हमारे एग्जाम में उठ करके आ जाए और हमने तुम्हें ना बताया हो। क्या है भाई, इन द अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स, नहीं भाई ये भी नहीं है। चलो ये तो पढ़ना जरूरी भी नहीं था। ठीक है, तो नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। जो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है भाई, क्या पूछा मैंने तुमसे क्वेश्चन कि हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। क्या करोगे तुम, मुझे कमेंट करके बताओगे। तो चलो दोस्त, इसी के साथ करते हैं इस चैप्टर को खत्म। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ। फिर क्या कब मिलेंगे, दूसरी वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और पढ़ते रहो। क्लास 10th की तैयारी जोरों शोरों से एकदम शुरू कर दो यार। और तो टाटा बाय बाय सी यू। तो बंद कर देते हैं अब इसको।